नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में सोंग वंश का अध्ययन करेंगे। सोंग वंश का समय 184 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व है। सोंग वंश की स्थापना 184 ईसा पूर्व मौर्य वंश के सेनापति पुष्यमित्र सोंग ने अंतिम मौर्य शासक वृहदत्त की हत्या करके की थी। कहने का अर्थ यह है कि सोंग वंश का संस्थापक कौन था, तो पुष्यमित्र सोंग सोंग वंश का संस्थापक था। सोंग वंश की स्थापना किस वंश को समाप्त करके हुई थी? मौर्य वंश को समाप्त करके हुई थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहदत्त था। पाटलिपुत्र सोंग वंश की राजधानी थी। मेरुतुंग की थेरावल्ली ग्रंथ में अवंती के शासकों की सूची का उल्लेख है। इसमें पुष्यमित्र सोंग का नाम मिलना इस बात का द्योतक है कि पुष्यमित्र अवंती का उपराजा रहा है। सोंग कौन थे? इस बारे में हरप्रसाद शास्त्री ने कहा है कि सोंग पारसिक थे। दिव्यावदान के अनुसार सोंग मौर्य वंशीय क्षत्रिय थे। मालविकाग्निमित्रम में लिखा है कि कश्यप गोत्र तथा बोम्बी कुल के ब्राह्मण थे। इसका मतलब हुआ कि सोंग ब्राह्मण थे। मालविकाग्निमित्र की रचना कालिदास के द्वारा की गई थी। हरिवंश पुराण में पुष्यमित्र को ओदभिज कहा गया है। ओदभिज का अर्थ होता है अचानक उठने वाला। एवं कहा गया है कि सेनानी कलयुग में अश्वमेघ यज्ञ करेगा। सेनानी का यहाँ पर साम्य पुष्यमित्र सोंग से किया गया है। हरिवंश पुराण में पुष्यमित्र सोंग को कश्यप गोत्रीय द्विज तथा ओदभिज कहा गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में सांगीपुत्र आचार्य का उल्लेख मिलता है। आश्वलायन स्रोत सूत्र में भी सोंगों का उल्लेख आचार्य के रूप में मिलता है। इस प्रकार सोंग ब्राह्मण पुरोहित प्रतीत होते हैं। पाणिनि ने सोंग को भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण बताया है। तारानाथ ने सोंग को ब्राह्मण जाति का बताया है। राजबली पांडे के अनुसार सोंग वंश के ब्राह्मण पहले मौर्यों के आचार्य व पुरोहित हुआ करते थे। पुष्यमित्र सोंग ने 184 ईसा पूर्व से 148 ईसा पूर्व तक शासन किया था। पुष्यमित्र सोंग के लिए सेनापति या सेनानी उपाधि का प्रयोग किया गया है। उनके पुत्र अग्निमित्र के लिए राजा की उपाधि मिलती है। कहने का अर्थ यह है कि पुष्यमित्र सोंग के लिए सेनापति व सेनानी उपाधि का प्रयोग किया गया है, जबकि पुष्यमित्र सोंग के पुत्र अग्निमित्र के लिए राजा उपाधि का प्रयोग किया गया है। विदर्भ युद्ध। पुष्यमित्र के काल में विदर्भ स्वतंत्र हुआ। पुष्यमित्र के कहने के बाद भी यज्ञसेन ने अध्यंता स्वीकार नहीं की। तत्पश्चात पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र ने यज्ञसेन को पराजित किया। अग्निमित्र विदिशा का गवर्नर था। विदर्भ को दो भागों में बांटा गया। पश्चिमी भाग यज्ञसेन को दिया गया, पूर्वी भाग माधवसेन को दिया गया। माधवसेन यज्ञसेन का चचेरा भाई व अग्निमित्र का मित्र था। इस अभियान की जानकारी मालविका अग्निमित्र से मिलती है। विदिशा को दूसरी राजधानी के रूप में स्थापित किया गया। यज्ञसेन को सोंगों का प्रकृति मित्र कहा गया है। प्रकृति मित्र का अर्थ होता है स्वाभाविक शत्रु। यवन आक्रमण को जानने के स्रोत पंतजलि का महाभाष्य। जब मैं अश्वमेघ यज्ञ में यजमान के रूप में बैठा था, उस समय यवन शासक ने माध्यमिका व साकेत पर आक्रमण किया था। गार्गी संहिता का युग पुराण खंड में यवन शासक ने मथुरा, पांचाल, साकेत को जीतकर पाटलिपुत्र में प्रवेश किया था। कालिदास का मालविकाग्निमित्रम में वर्णन मिलता है
कि पुष्यमित्र सूंग का अश्वमेघ घोड़ा सिंधु नदी के किनारे यवन शासकों ने रोका। तत्पश्चात सेनापति वसुमित्र ने यवन शासकों को पराजित किया था। वसुमित्र अग्निमित्र का पुत्र था। कहने का अर्थ है इन स्रोतों से यवन आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। आक्रमण किस यवन शासक ने किया था? नगेंद्रनाथ घोष के अनुसार पुष्यमित्र सूंग के समय 2 यवन आक्रमण हुए। प्रारंभिक आक्रमण का नेता डेमेट्रियस तथा अंतिम समय आक्रमण का नेता मिनेंडर था। कहने का अर्थ है नगेंद्रनाथ घोष के अनुसार पुष्यमित्र सूंग के समय 2 यवन आक्रमण हुए थे। प्रथम यवन आक्रमण का नेता डेमेट्रियस था और दूसरे यवन आक्रमण का नेता मिनेंडर था। टर्न महोदय ने एक यवन आक्रमण का समर्थन किया है। टर्न महोदय के अनुसार डेमेट्रियस ने तक्षशिला को अपना केंद्र बनाकर 2 क्षेत्रों में अभियान भेजे थे। भृगुकच के भाई अपोलोडोटस को भेजा था। पाटलिपुत्र में मिनेंडर को भेजा था। केपी जायसवाल व राय चौधरी भंडारकर महोदय ने टर्नर का समर्थन किया है। राजबली पांडे के अनुसार पुष्यमित्र सूंग व यवनों के मध्य 3 युद्ध हुए थे। इस प्रकार डेमेट्रियस के नेतृत्व में सूंग काल में यवन आक्रमण हुआ जो असफल रहा। कलिंग महावेग वंश के नरेश खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में दिमित शब्द डेमेट्रियस के लिए प्रयुक्त हुआ है। निष्कर्षतः पुष्यमित्र सूंग का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी तक, दक्षिण में विदर्भ नर्मदा नदी तक, पाटलिपुत्र अयोध्या तक विस्तार था। पुष्यमित्र सूंग को गोसुंडी अभिलेख में सर्वतात संकर्षण कहा गया है। पुष्यमित्र सूंग का धार्मिक जीवन। वैदिक धर्म। पुष्यमित्र सूंग ने वैदिक धर्म की महत्ता को पुनः स्थापित किया। इस कारण इसे वैदिक धर्म का पोषक, उद्धारक, पुनर्जागरण करने वाला कहा गया है। इस हेतु पुष्यमित्र सूंग ने निम्न कार्य करवाए। संस्कृत को बढ़ावा दिया गया। श्रवण परंपरा को राजकीय संरक्षण दिया गया। ब्राह्मणों को राजकीय संरक्षण दिया गया। इस समय महाभारत के लेखन का अधिकांश कार्य हुआ। वर्णाश्रम धर्म में विश्वास, राजपद का महत्व बढ़ना, अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन होना। कालिदास के मालविका अग्निमित्र से जानकारी मिलती है कि एक यज्ञ करवाया गया था और वह अश्वमेघ यज्ञ करवाया गया था। पंचजलि के महाभाष्य से जानकारी मिलती है कि 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए गए थे। अयोध्या के धनदेव लेख में 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाने की जानकारी मिलती है। उक्त आधार पर माना जाता है कि यह काल वैदिक प्रतिक्रिया का काल था। बौद्ध धर्म। पुष्यमित्र सूंग बौद्ध धर्म के विरोधी थे। दिव्य अवदान में उल्लेख मिलता है कि पुष्यमित्र सूंग ने 84,000 स्तूपों को नष्ट किया था तथा साकल में घोषणा की थी कि जो बौद्ध भिक्षु का सिर लाकर देगा उसे 1,000 दिनार दिया जाएगा। कुकुटराम विहार को नष्ट करने के लिए 3 असफल प्रयास किए थे। तारानाथ ने बताया है कि मध्य प्रदेश से जालंधर तक बौद्ध विहार स्तूप भिक्षुओं का नरसंहार किया गया। अवदान माला कल्प के अनुसार पुष्यमित्र सूंग ने बौद्धों का संहार किया था। जी.आर. शर्मा के अनुसार पुष्यमित्र सूंग ने घोषिताराम विहार को नष्ट किया था। घोषिताराम विहार कौशाम्बी में स्थित था। पुष्यमित्र सूंग बौद्ध धर्म के विरोधी नहीं थे, इसके बारे में तर्क दिया गया है। सांची, भरहुत, बोधगया स्तूपों का परिवर्धन व परीक्षण करवाया गया था। कालिदास की रचना मालविका अग्निमित्र में लिखा है कि अग्निमित्र के दरबार में भगवती कौशिक नामक बौद्ध स्त्री रहती थी। पुष्यमित्र सूंग की सभा में बौद्ध मंत्री था। सूंग वंश के उत्तराधिकारी। पुराणों के अनुसार सूंग वंश में कुल 10 शासक हुए हैं जिन्होंने 184 बीसी से 75 बीसी तक शासन किया था। पुष्यमित्र के बाद 9 प्रमुख शासक हुए। 1 पुष्यमित्र सूंग, अग्निमित्र,
मालविका अग्निमित्र पुस्तक का चरित्र अग्निमित्र सूंग था। उत्तरी पांचाल में रुहेलखंड में तांबे के सिक्के मिले हैं। वसुज्येष्ठ वसुमित्र अग्निमित्र का पुत्र था तथा पुष्यमित्र सूंग का पौत्र था। पुष्यमित्र सूंग के काल में यवनों का संहार हुआ। मित्रदेव ने हत्या की थी। 5 आंध्रक, 6 पुलिंदक, 7 घोष, 8 वज्रमित्र, 9 भागभद्र। यह 9 सूंग वंश के शासक थे। भागभद्र के शासनकाल में 14वें वर्ष तक्षशिला के यवन शासक एंटियालकीडस का राजदूत हेलियोडोरस विदिशा आया था। भागभद्र वैष्णव धर्म का अनुयायी था। भागभद्र ने बेसनगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना करवाई थी, जो कि भारत का प्राचीनतम वैष्णव संप्रदाय का अभिलेख्य साक्ष्य है। इस स्तंभ की खोज कनिघम के द्वारा की गई थी। यहाँ से 2 लेख प्राप्त हुए हैं, जो कि ब्राह्मण लिपि तथा प्राकृत संस्कृत भाषा में लिखे हैं। इस लेख पर वासुदेव, हेलियोडोरस, एंटियोकस की जानकारी मिलती है। गरुड़ स्तंभ को स्थानीय भाषा में खान बाबा भी कहा जाता है। देवभूति सूंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। सूंग वंश का 10वां शासक था। विष्णु पुराण में लिखा है कि देवभूति की हत्या कर ब्राह्मण कण्व इस भूमि को भोगेगा। हर्ष चरित्र से जानकारी मिलती है कि देवभूति की हत्या करके उसके मंत्री वसुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की थी। देवभूति के अमात्य वासुदेव ने देवभूति की हत्या कर सूंग राजवंश को समाप्त किया था। सूंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश सभी ब्राह्मण धर्म वैदिक संस्कृति को मानते थे। सूंगकालीन कला मौर्यकालीन कला में ईंटों का प्रयोग किया गया, जबकि सूंग कला में पाषाण का प्रयोग किया गया। मौर्य काल में सांची, भरूच स्तूपों का निर्माण ईंटों द्वारा किया गया, जबकि सूंग काल में इनका परिवर्धन व संरक्षण हुआ, जिसमें पाषाण का प्रयोग किया गया। मौर्य काल में कला को राजकीय संरक्षण था, जिसके कारण कला दरबार तक सीमित रही। सूंग काल में इस कला को राजकीय संरक्षण प्राप्त नहीं था, इस कारण यह जनमानस तक पहुंच गई। कहने का अर्थ है, मौर्य काल में कला को राजकीय संरक्षण प्राप्त था, जबकि सूंग काल में राजकीय संरक्षण प्राप्त नहीं था, इस कारण वह जनमानस तक पहुंच गई। मौर्यकालीन कला की विषय वस्तु दरबारी व राजकीय विषय थे, जबकि सूंगकालीन कला की विषय वस्तु में लौकिक जीवन के विषय शामिल किए गए। मौर्य काल में लघु फलक प्रयोग में किए गए, जबकि सूंग काल में विस्तृत फलक का प्रयोग किया गया। मौर्य काल में कला का केंद्र सारनाथ पाटलिपुत्र था। सूंग काल में भरहुत मध्य प्रदेश, सांची मध्य प्रदेश, बोधगया बिहार कला के केंद्र थे। कहने का अर्थ यह है, मौर्य काल में कला का केंद्र सारनाथ पाटलिपुत्र थे, जबकि सूंग काल में कला के केंद्र भरहुत, सांची, बोधगया थे। भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश के सतना में स्थित है। भरहुत स्तूप की खोज कनिघम के द्वारा की गई। भरहुत स्तूप पूर्णतः नष्ट हो चुका है। इसके कुछ अवशेष कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित हैं। भरहुत स्तूप का आरंभिक निर्माण अशोक काल में हुआ था। तत्पश्चात पुष्यमित्र ने लाल पाषाण से मजबूत रेलिंग बनाई, जिसमें 4 प्रवेश द्वार बनाए। प्रवेश द्वार को तोरण द्वार भी कहा जाता है। वेदिका में 80 स्तंभ थे, जिनमें से 47 बटनमार लिथोरा से कनिघम को प्राप्त हुए। सभी स्तंभ एकाश्म हैं। इनमें 8 कोने बने हुए हैं। 8 सिद्ध स्तंभ भी कहते हैं। इन स्तंभों पर सूची व उष्णीय रखे गए हैं।
स्तंभ पर रखी गई बड़ी शिला को स्तंभ कहा जाता है। भरूत स्तूप में 4 द्वार हैं। द्वार को तोरण द्वार कहा जाता है, जिनमें पूर्व का तोरण द्वार सुरक्षित है। पूर्व तोरण द्वार पर धनभूति का लेख लिखा हुआ है। धनभूति शुंगों का सामंत था। इस लेख में शुंग रजे लिखा है। इस आधार पर माना जाता है कि पुष्यमित्र शुंग के काल में बड़ा भाग निर्मित हुआ था। इस प्रकार यहाँ पर कई लेख लिखे हुए हैं। स्तूप पर अन्य अंकन, कहने का अर्थ है भरूत स्तूप से हमें जानकारी मिलती है या इस पर लेख लिखे हुए हैं। श्रावस्ती में बुद्ध के चमत्कार लिखे हुए हैं। अनाथ पिंडक जिसने जेतवन विहार दान दिया था, उसका संपूर्ण उल्लेख मिलता है। अजातशत्रु व बुद्ध की भेंट का उल्लेख मिलता है। प्रसन्नजीत की बुद्ध वंदना, नागराज द्वारा बोधि वृक्ष की पूजा, 24 जातक कथाएं, बुद्ध की मार विजय, बुद्ध के अवशेषों को लेकर मल शाक्य संघर्ष, बुद्ध के जीवन की घटनाएं, विभिन्न प्रतीक चिन्हों का चित्रण किया गया है। यह जानकारी भरूत स्तूप पर अंकित है। परिजात हरण कथा, जिसमें कल्प वृक्ष का चित्रण जैन धर्म से संबंधित है। इंद्र व बुद्ध का वार्तालाप, लक्ष्मी का चित्रण, यह जानकारी भी भरूत स्तूप से मिलती है। सांची स्तूप। सांची स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची स्तूप सर्वप्रथम 1818 ईस्वी में मेजर रायोलाइट ने देखा था। तत्पश्चात यहाँ उत्खनन व शोध कार्य निम्न विद्वानों के द्वारा किया गया। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1854 ईस्वी में खोज की थी और भिल्सा टॉप्स में एक पुस्तक लिखी। मार्शल व फूसे ने म्यूनिमेंट्स ऑफ सांची नामक पुस्तक की रचना की थी। मोहम्मद कुरैशी ने भी उत्खनन का कार्य किया था। उक्त खोजों से यहाँ पर 60 स्तूप तथा कई स्तंभ व बौद्ध मंदिर विहार प्राप्त हुए। इन अवशेषों के संरक्षण हेतु भोपाल की शाहजहां बेगम और सुल्तान बेगम ने बड़ा अनुदान दिया था। यहाँ से प्राप्त स्मारकों का निर्माण मौर्य काल से गुप्त काल तक लगभग 2 BC से 2 AD तक निर्माण हुआ। इनमें प्रमुख हैं सांची का स्तूप प्रथम। सांची के स्तूप प्रथम को महास्तूप भी कहा जाता है। इसका निर्माण कार्य अशोक मौर्य के समय आरंभ हुआ, जो ईंटों से निर्मित था। शुंग काल में सांची का स्तूप प्रथम का आकार बढ़ाया गया। प्रस्तर की मजबूत वेदिका बनाई गई। सातवाहन काल में यहाँ तोरण बनवाए गए। इस स्तूप पर भी बुद्ध की मानव आकार की पूजा नहीं, बल्कि प्रतीक की पूजा हुई है। विशेषता, यहाँ 5 जातक कथाओं का चित्रण वेदिका के स्तंभों व तोरण पर हुआ है। साल भंजिका की मूर्ति तोरण द्वार पर लगी हुई है। यहाँ पर जीवक व अजातशत्रु द्वारा बुद्ध के पास आने का चित्र मिलता है। अनाथ पिंडक द्वारा जेतवन विहार दान में देने का भी उल्लेख मिलता है। सांची के दक्षिण द्वार पर सातकर्णी प्रथम का नामोल्लेख एक लेख लिखा हुआ है, जिसके कारीगर आनंद को माना गया है। प्रसन्नजीत की बुद्ध भेंट का उल्लेख भी मिलता है। तिस्य रक्षिता द्वारा बोधि वृक्ष कटवाने का भी उल्लेख मिलता है। यहाँ पर प्रस्तर से बना अर्धचंदर या अंड, जिसमें बौद्ध अवशेष रखे गए हैं। आरंभ में यह ईंटों का था, बाद में प्रस्तर का निर्माण हुआ। यह जानकारी सांची का स्तूप प्रथम से प्राप्त होती है। सांची का स्तूप सेकंड। इस स्तूप में वेदिका विद्यमान है, परंतु तोरण द्वार का अभाव है। फण युक्त नागराज का अंकन हुआ है। सांची स्तूप सेकंड के स्तंभ पर द्वितीय बौद्ध संगीति में भाग लेने वाले 10 भिक्षुओं का नाम उत्कीर्ण है। तीसरी बौद्ध संगीति के बाद अशोक मौर्य द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारकों के नाम प्राप्त होते हैं। स्तूप संख्या 3 वेदिका अंड के ऊपरी भाग में है। हर्मिका के नीचे वेदिका नहीं है। स्तूप संख्या 3 में एक तोरण द्वार है, जो कि सातवाहन कालीन है। स्तूप संख्या 3 पर लघु स्तूप बाद में प्रस्तर से निर्मित हैं।
यह सातवां काल के हैं। यहाँ पर बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र व मोदगलायन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। स्तूप संख्या 3 को काला स्तूप भी कहा जाता है। बोध गया विहार में अशोक मौर्य ने ईंटों का एक विहार बनवाया था। इसकी पाषाण वेदिका शुंग काल में बनी। वृद्धगद कुटिल प्रसाद गुप्त काल में बना। वेदिका पर कमल पुष्प उत्कीर्ण है। इसे पद्म वेदिका भी कहा जाता है। बोध गया में चक्रम चैत्य था। यहाँ पर महात्मा बुद्ध टहला करते थे। आज हमने सोंग वंश का अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। देखने के लिए आपका धन्यवाद।